वैसे आप मुस्कुरा रहे हैं, आप दोनों मुस्कुराते रहिए, अच्छा लगता है। देखिए दीपक जी, बिल्कुल बहुत सी चीजें सामने दिख रही हैं। बिल्कुल हिटलर में और आज के हमारे जो सरकार के मुखिया हैं उसमें पूरी समानताएं हैं। वो भी संवैधानिक संस्थाओं को कुचलना जानता था, आज भी वही हो रहा है। मीडिया उसकी भी वाहवाही करता था कि आम चूस के खाते हैं, बटुआ जेब में रखते हैं। क्या है, मैं किसी पर व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ। वो भी कपटी राष्ट्रवाद फैलाता था, कपटी राष्ट्रवाद। वो भी दूसरे धर्म से द्वेष सिखाता था। और जुडिशरी की तो कहने ही क्या है, ये तो कान में बोल देते हैं राज्यसभा चाहिए, गवर्नरशिप चाहिए, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा मैं। पीएम आगे आगे चलते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीछे पीछे चलते हैं, और हिटलर शाही और तमाम चीज़ों पर ये लोग हमें प्रवचन देते हैं। मंत्री अपने पीएस नहीं रख पाते हैं। एक नारा था 2015 में, याद होगा सुधांशु भाई को, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लेस गवर्नमेंट मोर गवर्नेंस, और पता नहीं कौन कौन सा था। आज पीएमओ में जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर शायद इतिहास में सबसे ज़्यादा होंगे, क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज कर दिया है। क्या ये सच है कि नहीं है? मोदी साहब कहते थे कि मेरे से पहले 2014 से पहले इस देश में कोई जन्म लेता था तो उसको शर्म आती थी। हिटलर भी इसी तरह के भाषण देता था। अब आते हैं विश्वास की बात पर। विश्वास किया देश की जनता ने आपको, आपने बड़े बड़े वायदे किए, सबने विश्वास किया। 2022 में किसान की आमदनी डबल हो जाएगी, आज आमदनी का पता ही नहीं है क्या हुआ है। खर्चे डबल ट्रिपल ज़रूर हो गए, आमदनी घट गई। 2022 तक सबके घर के छत होगी, छत में नल होगा, नल में बाल्टी होगी, बाल्टी में पानी होगा, पानी में मग्गा होगा, और उसके बाद क्या हुआ नहीं पता है। आर्टिकल 370 के लिए देश के प्रधानमंत्री लाल किले से झूठ बोलते हैं, धारा 370 हट गई। अगर हट गई है वो, तो आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में जो 16-17 केस चल रहे थे वो आज तक क्यों चल रहे हैं। 35A के लिए इन्होंने कोरोना के टाइम में उसमें भी बदलाव कर दिया। ऑर्डिनेंस का पहला सेंटेंस है, यूजिंग द पावर्स ऑफ आर्टिकल 370 वी आर मेकिंग दीज 2 चेंजेस। और उसको भी हैकर्स ने, 2 ऑर्डिनेंस के 2 पेजेस थे, एक पेज गायब है, मिलता नहीं है गूगल पे ढूंढने से भी। जहां तक बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की है, भाई 9 साल आपकी सरकार को हो गई, लागू हो गया क्या? आपने तो पहले भी इस तरह के वायदे किए थे। राम मंदिर पर अभी तक आप कहते थे कि यह आस्था का विषय है, यह न्यायालय का विषय नहीं है। आपकी सरकार आ गई, फिर कहा नहीं पूर्ण बहुमत की सरकार आनी चाहिए, फिर आप स्टैंड से बदल गए, पूर्ण बहुमत भी मिला, नहीं न्यायालय फैसला करेगा। फिर न्यायालय में कह दिया गया आप चिंता ना करें, राज्यसभा मिलेगा। फिर भी हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, जो भी वर्डिक्ट दिया उन्होंने। आपका क्या था उसमें? ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हुआ, धारा 370 हटी नहीं, राम जन्मभूमि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, 3 तलाक पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया। आपने जो किया मैं बता देता हूं। आपने किया कि 35 रुपए में पेट्रोल मिल रहा है, डॉलर 35 रुपए में मिल रहा है, हर गांव को 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ लोग वैसे ही मिल गए हैं। आपने जिस तरह से आप हिमाचल की बात की है महंगाई की, हमने तो बार बार कहा था कि इसको जीएसटी में लाइए, और जीएसटी में लिख कर दिया था हमारे 2 मुख्यमंत्री फाइनेंस मिनिस्टर्स ने, आप नहीं लेकर आए। फिर भी बता दूं, हिमाचल में आज भी पेट्रोल और डीजल हरियाणा से सस्ता है, और पहाड़ी राज्यों की अगर तुलना करेंगे तो उत्तराखंड से भी सस्ता है। फिर भी हम ये कहेंगे आज भी आपके पास अभी 1.25 साल पड़ा है, देश की जनता के लिए काम कीजिए। 6.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। रोजगार की हालत यह है कि रोजगार समाचार पत्र बंद होने के कगार पर है, और विदेश मंत्री जो ये उलूल जुलूल बयान बॉर्डर के बारे में दे रहे हैं, ये देना बंद कीजिए। केवल चिरौरी करने से प्रधानमंत्री के देश नहीं चलता है। ठीक है, मैं सीधे सुधांशु जी के पास जाऊंगा। सुधांशु जी, कई बातें इन्होंने कही, मैं आपसे पूछूंगा आलोक शर्मा जी, कपटी राष्ट्रवाद क्या होता है, क्योंकि हमारे पास बहुत वक्त है। लेकिन सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप बड़े गंभीर दिख रहे हैं आज, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आरोप आलोक शर्मा ने लगाए हैं, वो ये कहते हैं कि भाई जो वादे किए गए थे 2019 में, उनमें तो कोई पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ बातों पर आलोक शर्मा जी, मैं ये कहना चाहूंगा, क्या 370 नहीं हटी? क्या राम मंदिर नहीं बना? क्या यूसीसी पर काम शुरू नहीं हो गया? सुधांशु जी, आप क्या कहेंगे? यही मेरा सवाल है जो आलोक जी ने। देखिए, पहले मैं 2-3 चीजों का टेक्निकल उत्तर देता हूं, फिर कपटी राष्ट्रवाद का कपट और कपटी मानसिकता समझाऊंगा। देखिए, इन्होंने कहा कि 6.5 करोड़ लोग बेरोजगारी के नीचे चले गए। मानवर पिछले 8 वर्ष में इंप्लॉइज इंश्योरेंस स्कीम यानी कर्मचारी बीमा योजना में 6.5 से अधिक करोड़ लोग जुड़े। संयोग से जो आपने फिगर बोला वही फिगर जुड़े। अब मतलब वो कर्मचारी नहीं बने थे, मगर कर्मचारी का बीमा करवा लिया।
इस ढंग के जब तर्क देने का प्रयास कांग्रेस के द्वारा होता है, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, कर्मचारी भविष्य निधि योजना से हर महीने 10 से 12 लाख लोग जोड़ रहे हैं। कर्मचारी थोड़ी बन रहे हैं, मगर प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा हो रहा है। और मजे की बात क्या है आलोक जी, प्रोविडेंट फंड में ऐसा नहीं कि कर्मचारी अपना ही पैसा जमा करता है। क्यों आप कह दें कि साहब किसी ने जमा कर दिया, आपने उसको प्रोविडेंट फंड मान लिया। प्रोविडेंट फंड का पैसा इंप्लॉयर भी जमा करता है। अगर दीपक चौरसिया जी यहां हैं और उस संस्थान में काम कर रहे हैं, यदि इनका प्रोविडेंट फंड कटेगा तो कुछ अंशदान ये देंगे, कुछ अंशदान इनका नियोक्ता देगा यानी इंप्लॉयर देगा, तो दोनों हो रहा है। मगर वो दिख थोड़ी रहा है। अरे वो कहां हो रहा है, वो तो दिखाई नहीं पड़ता है। और आपने कहा हिमाचल की, तो मैं आपसे जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, हिमाचल जैसे छोटे राज्य का 80% बजट सिर्फ सैलरी और पेंशन में जा रहा था। आपने ओल्ड पेंशन स्कीम जो आपने कभी लागू नहीं की थी केंद्र में 10 साल रहते हुए, और इस समय सिर्फ आपने इसलिए लागू की, मैं आपको चुनौती देता हूं, आपकी मजबूरी थी 3 रुपया बढ़ाना, क्योंकि अब सैलरी और पेंशन का बजट 100% को पार कर गया होगा। यानी अब सिर्फ तनख्वाह देने के अलावा हिमाचल सरकार के पास कोई पैसा बचा ही नहीं होगा। तो मजबूरी का नाम था आपका कि आपको ये पैसे बढ़ाने पड़े। और अभी आप देखिएगा कुछ दिन में, मैं अभी से भविष्यवाणी कर रहा हूं दीपक जी, कि ये अभी कटोरा लेके खड़े होंगे केंद्र सरकार पे, फिर आरोप लगाएंगे केंद्र पैसा नहीं दे रहा, केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, क्योंकि ये घर फूक तमाशा देखने वाला कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जब इनकी केंद्र में सरकार थी 10 साल एक भी राज्य में इन्होंने लागू किया, क्योंकि इनको हकीकत का पता था। अब मैं बताता हूं दूसरी टेक्निकल बात। ये कह रहे धारा 370 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए हटाया गया। हां, ये तो टेक्निकल प्रावधान होता है। ये भारत को आजादी कैसे मिली थी? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया था ना, क्लेमेंट एटली की अध्यक्षता में। तो आप कहेंगे हम आजाद हुए नहीं, क्योंकि हम तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त की है। यह तर्क देना जो है आलोक जी, आप समझदार व्यक्ति हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं, परंतु अपने नेता को समझाइए। इन्हीं सब कारणों से शायद बाल बुद्धि शब्द जो है वो कई विधानसभाओं ने प्रतिबंधित कर दिया है या उसको असंसदीय घोषित कर दिया है, क्योंकि भाई आजादी भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से मिली थी। अब मैं बताता हूं कपटी राष्ट्रवाद क्या होता है दीपक जी। कपटी राष्ट्रवाद वो होता है जो ये कहता है कि इस राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई मैं लड़ रहा हूं, मगर फिर राष्ट्र के विभाजन के बीज बोता है। 1916 में लखनऊ कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी अपनी कार्य समिति में प्रस्ताव पारित करती है अधिवेशन में कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र होंगे, और वही जाके बाद में पाकिस्तान बनते हैं। फिर 1946 में कांग्रेस अपनी कार्य समिति में देश के विभाजन का प्रस्ताव पारित करती है, देश के 3 टुकड़े करती है, और उसके बाद जितने भी हमारे बलिदानी शहीद हुए उन सब का धेले भर का कोई क्रेडिट नहीं रहता है। मतलब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सूर्य सेन, बाघा जतीन, वासुदेव बलवंत फड़के से लेके वीर सावरकर तक, और न नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने सैन्य अभियान चलाया उनका श्रेय है। अचानक सारा श्रेय एक व्यक्ति को मिलता है राष्ट्रवाद का, जिनकी की आप बाकायदा अवेलेबल है, कोई जाके देख ले कि आजादी के बाद 1948 में माउंटबेटन के साथ शिमला में छुट्टियां मनाने वाले को राष्ट्रवाद का प्रतीक बना दिया जाता है। राष्ट्र के 3 टुकड़े करने वाली पार्टी राष्ट्रवाद की प्रतीक होती है, और सारे राष्ट्रवादियों को अपनी किताबों में जानते क्या लिखा जाता है? रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट। भगत सिंह जी के लिए, राजगुरु सुखदेव के लिए रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट लिखा जाता है। और जब 2016 में आने के बाद हम मुद्दे को उठाते हैं, 14 में आने के बाद, तो कहा जाता है अगले एडिशन से हटा देंगे, क्योंकि वो जेएनयू ब्रांड हिस्टोरियंस ने लिखा था। इसे कहते हैं कपटी राष्ट्रवाद और उसका कपट। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आलोक जी, बस एक लाइन और कह दूं, अब बहुत सारे सूचना के माध्यम उपलब्ध हैं। युवा पीढ़ी के हाथ में इंटरनेट है, बहुत सी गलत जानकारी भी नेट पे है, पर अगर कोई ईमानदारी से सर्च करे तो 90% सच्चाई तक पहुंच सकता है। इसलिए अब कपट के द्वारा राष्ट्रवाद का असली चेहरा छुपाना बहुत मुश्किल हो गया।